स्टूडेंट इस टॉपिक में हम एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसको फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसे मैं Ze+ कहूंगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E माइनस मैस इसका m है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है इसे मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं। r जानना क्या चाहते हैं हम? इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको मालूम करना चाहते हैं। यानी हमारा जो आज का टारगेट है कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जानना चाहते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब ये याद रखना कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप इलेक्ट्रॉन की यहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लें, उनका सम ले लें, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी मालूम करना वेरी इजी, बहुत आसान। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। नो प्रॉब्लम, काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम कर ली। असल जो मसला है ये है टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। ये असल काम है। यानी आज के इस टॉपिक में जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज आएगी, वो है हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी को जान स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बुनियादी बातें आप पढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स शेप इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी की एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी शेप की वजह से, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब एक बात ध्यान में रखें, ये बुनियादी जहां से हम आगाज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने का। माय डियर स्टूडेंट, ये मैं एक बाउंड्री लाइन लगा रहा हूं, ये न्यूक्लियस के गिर्द। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी infinity is the point at which there is no attraction between nucleus and electron। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन नहीं होगी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से मेरी मुराद होगी एटम। तो when there is no attraction between electron and nucleus, the potential energy of the system is zero। और ये तब होगा when the electron is at infinity। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, यानी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ये एक बुनियादी फिनोमिनन है। अब आए हम न्यूक्लियस से पॉइंट आर पर, आर डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं। क्या करूं? एक सेंटेंस, माय डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस ज़हन में रखना है। मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से यहां तक लाऊंगा, इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक लाऊंगा इलेक्ट्रॉन को। यहां से यहां तक लाते हुए मैं इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन करूंगा। दिस वर्क डन विल स्टोर इन इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी से यहां तक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन करूंगा, एंड दैट वर्क डन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं ये सेंटेंस लिखता भी हूं, यानी मैं कह रहा हूं कि वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन इज स्टोर्ड
इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि मैं यहां से लेकर यहां तक वर्क डन इसको मालूम करूंगा। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हम कहते हैं कि वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो फोर्स आप पहले भी पढ़ के आए हैं, वो फोर्स है Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स है। अब यहां पे एक ना प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले आसान तरीके से समझाता हूं, फिर हम उसको यहां पे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक पॉइंट है, सपोज इसे आप ए कह ले, ये एक पॉइंट है, इसे आप डी कह ले। एक बॉडी को मैं ए से डी पे ले जाता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताएं मैंने इस पे कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। हमें चाहिए कि हमने यहां ए से डी तक जाते हुए इस पे कितनी फोर्स लगाई और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो मैं आपसे कहता हूं जनाब कि आपने इस पे फोर्स लगाई है, फोर्स आपने लगाई है 10 न्यूटन और डिस्टेंस इसने कवर किया है 5 मीटर। तो कितना वर्क डन हुआ? आप 10 न्यूटन 5 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आपके पास आ गया 50 न्यूटन मीटर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस कैलकुलेशन, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, यही बात मैं दोबारा दोहराता हूं, मैं आपसे कहूं कि बेटा जी आपने बॉडी को यहां से लेकर यहां तक ले जाना है, ये आपके पास एक बॉडी है, तो आप इसको यहां से यहां तक ले जाएं। डिस्टेंस कितना है वो बता दिया, सपोज 5 मीटर है टोटल। लेकिन अब अगली मैं बात क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक फोर्स लगती है 2 न्यूटन की, यहां से लेकर यहां तक फोर्स लगती है 2.8 न्यूटन, यहां से लेकर यहां तक लगती है 3 न्यूटन, यहां से लेकर यहां पर लगती है 3.5 न्यूटन, यहां से लेकर यहां पर लगती है 6 न्यूटन, यहां से लेकर यहां पे लगती है 6.8 न्यूटन। कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रही। ऊपर जो मैंने आपको समझाया ना, इसमें मैंने कहा कि ए से लेकर डी तक आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। तो अब आप वर्क डन यहां ए से लेकर डी तक टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप ये करेंगे ना, आप ये वाला जो पैच है, पैच छोटा सा हिस्सा, आप इस पैच का वर्क डन मालूम कर लेंगे, फिर इस पैच का वर्क डन लेंगे, फिर इस पैच का वर्क डन लेंगे। आप क्या करेंगे, आप उतना पैच जहां पे फोर्स कांस्टेंट रहती है, यहां से लेकर यहां तक फोर्स कितनी रही 2 न्यूटन कांस्टेंट, आप इसका वर्क डन ले लेते, इसका वर्क डन ले लेते, क्योंकि इसके दौरान फोर्स कितनी रही 2.8 न्यूटन। यानी जितने पैच के अंदर, जितने हिस्से के अंदर फोर्स कांस्टेंट रही, आप उतने हिस्से का अलग अलग वर्क डन मालूम करते जाते। आपने ए से डी तक तमाम पैचेस का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब इस सारे वर्क डन का सम ले लो, तो दैट इज द टोटल वर्क डन। हमारी ना यही इस किस्म की सूरत हाल का हमें इधर भी सामना करना पड़ता है। वो कैसे? आप ना जब इलेक्ट्रॉन यहां पे है ना, यानी न्यूक्लियस से दूर है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। जब ये इलेक्ट्रॉन अगले पॉइंट पे आता है यहां पे, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई, यहां पे आया और बढ़ गई, यहां पे आया और बढ़ गई। या इसका मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर बढ़ती जा रही, इंक्रीज हो रही है। हम जानते हैं ना कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, उतनी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और जितना दूर होगा अट्रैक्शन कम होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर वेरिएबल फोर्स लग रही है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम कहेंगे जी कि यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस है dr, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये dr है, और इस दौरान जो फोर्स लग रही है वो ये वाली है। ये फिर आगे हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक मुख्तलिफ पैचेस का वर्क डन ले लेंगे, ले लिया, ये डिफरेंट पैचेस का वर्क डन ले लिया। अब क्या करें,
अब आप इन तमाम वर्क डन को सम करो, आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। वो सम कैसे करना है, उसके लिए आपको ना मैथ हमें हेल्पफुल यहां पे आती है, मैथ हमारी मदद करे। मैथ में हमें कहा जाता है कि अगर आप इन तमाम वर्क डन इनका सम लेना चाहते हैं तो आप इन तमाम वर्क डन की इंटीग्रेशन करते हैं। तो उसका मतलब है मैं इन्फिनिटी से आर तक इस वर्क डन को इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर वो आ जाएगा, एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब वर्क डन क्या आया मेरे पास? वर्क डन आ गया माय डियर स्टूडेंट, यही वाला फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है? z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना मैंने लिया है? dr, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया है? मैंने कहा कि आप इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेटिंग द अबव रिलेशन, कहां से? इन्फिनिटी और आर के दरमियान इंटीग्रेट करें। तो स्टूडेंट ये आपको अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो सेकंड ईयर में जाके मैथ में पढ़ते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट का वास्ता नहीं पड़ता। तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो है उनके लिए कदरे मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी याद तो करना है। मैं आपकी हेल्प करता हूं इसको समझने में, इसको याद करने में। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये आ गया, इंटीग्रेट करें तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू, दिस वन इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारे पास ये आ गया z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और dr। पहली जो बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें वो चीजें जो कांस्टेंट है उनको साइन ऑफ इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड पे ले आए। कांस्टेंट मेरे पास r और dr को छोड़कर बाकी तमाम चीजें उनको इधर ले आए। ये आपके पास आ गया z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और ये हमारे पास 1 ओवर r स्क्वायर आ गया, और ये साथ आपके पास dr। नेक्स्ट, ये r स्क्वायर नीचे है, इसको ऊपर ले जाए। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 - 2 हो जाएगा, r पावर -2 हो जाएगा। तो मेरे पास ये बन गया, ये आ गया जी z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और ये आ गया r -2 टू dr। अब स्टूडेंट आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू r। जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो इंटीग्रेशन का बेसिक एक रूल समझना। रूल स्टूडेंट ये है कि आपके पास ये जो r की पावर है ना -2, इसमें आपने 1 ऐड करना है यानी +1, फिर इनका जो आंसर आएगा उस पे इसको डिवाइड करते हैं, यानी आपके पास ये बन जाएगा z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास ये हो गया जी r -2 +1, 1 ऐड करना है। अब इनका सम ले, -2 + 1 -1, और -1 पर आप इसको इन्फिनिटी टू r यहां कर। अब ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा। मैं अब इसको वो एक स्टेप इसमें स्किप करता हूं, ये माइनस इधर ले आओ तो ये आपके पास आ जाएगा -z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माय डियर स्टूडेंट ये हो गया r -1, ये -1 नीचे चला जाएगा। तो आपके पास फाइनल जो आएगा वर्क डन, जो अभी तक आपकी एफर्ट है, वर्क डन आपके पास माय डियर स्टूडेंट आ गया -z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, -r नीचे आके क्या हो गया r। दिस वन इज द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट r, यहां तक लाने के लिए ये हमने वर्क डन, एंड दिस वर्क डन on electron is stored in the form of potential energy. This one is actually the potential energy of electron at distance r from the nucleus. So this one is the work done. और
दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी वो वाली z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो टोटल एनर्जी T E that is equal to काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस, मैं प्लस लगाऊंगा, ये माइनस वाली वैल्यू लिखूंगा तो डेफिनेटली माइनस प्लस को माइनस कर देगी, z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मेरे पास रिलेशन। अब कुछ इसमें चीजें देखें स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी। मैंने कहा था कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है उस पर दो फोर्सेस लगती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पर भी दो फोर्स लगती हैं। दिस वन इज द mv स्क्वायर ओवर r, दिस वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दिस वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा। r कैंसल आउट, ये r ने स्क्वायर को कैंसिल, तो इधर बच गया आपके पास mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये आपके पास mv, ये लास्ट टॉपिक से चीजें हमने पढ़ी। अब आपने क्या करना है, आप ना mv स्क्वायर ये वाला जो है mv स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करो। ये जब ये लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा E दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर ओवर ये 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इन दोनों का एलसीएम ले ले। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये एलसीएम आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, आई मीन जेड डी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2 जेड डी स्क्वायर। अब -2 जेड स्क्वायर प्लस 1, -2 से +1 तो -1, यानी आपके पास ये रहेगा माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस वन इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो यहां पे आते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टोटल आपके पास हो गई माइनस जेड स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस वन इज द एनर्जी। स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आ गए, वो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक जैसा ही है। पहला क्वेश्चन कि जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को लिया तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में क्यों आई, और दूसरी बात यही बात कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव में क्यों है। तो असल क्वेश्चन आया कि व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी और द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन नेगेटिव वैल्यू क्यों है। स्टूडेंट जरा समझना बात को, ये 0 है, 0 से ज्यादा होगा तो +1, उससे ज्यादा +2, यानी 0 से वैल्यू इंक्रीज करती है तो वो पॉजिटिव में आती है। और अगर मैं कहूं कि 0 से वैल्यू डिक्रीज करो, कम करो, तो 0 से कम करेंगे तो वो -1 -2, यानी वैल्यू बिलो 0 इज इन नेगेटिव। मैंने सेंटेंस याद क्या करवाना है, वैल्यू बिलो 0 इज नेगेटिव। दूसरी मेरी, एक तो ये बात आपके ज़हन में बैठे, दूसरी मेरी बात को सुनना। पिछले चैप्टर 3 में भी मैं आपको ना पढ़ा के आया हूं। मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब 2 अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव, द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, अपोजिट चार्ज है, जब इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है ना, जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब 2 अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और यूं सिस्टम की एनर्जी रिलीज होने की वजह से कम होती जाएगी।
अब जरा आए, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे था तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं। जब अट्रैक्शन नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या ली, 0। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां पे, अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या डेवलप हो गई, अट्रैक्शन। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जब दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, सिस्टम से एनर्जी निकलेगी। जब सिस्टम से एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। पहले सिस्टम की एनर्जी क्या थी, 0, अब कम हो गई, 0 से कम हो गई, वैल्यू बिलो 0 इज कॉल्ड नेगेटिव। इसलिए यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव। और जब फिर हमने टोटल एनर्जी ली तो वो भी किस में आ रही है, नेगेटिव में। ये जो टोटल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो वो डेफिनेटली वो नेगेटिव में आपके पास। ये बात, ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बल्कि ये 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इस टॉपिक से रेलेवेंट जो आपने याद कर। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, दोबारा फिर मदद हमें लेनी पड़ेगी, यानी आपके पास जो चीज अभी तक आई वो आएगी E दैट इज इक्वल टू माइनस Z स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दोबारा फिर हमें मदद लेनी पड़ेगी जो प्रीवियस टॉपिक है उसकी। वहां मैंने आपको पढ़ाया था R का रिलेशन, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर ओवर ZE स्क्वायर पाई M। माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे कंसेप्चुअली रखें चाहे रट्टा लगा के रखें, ये तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम अब डिराइव नहीं कर सकते। ये तो लास्ट टॉपिक में हम करके आए हैं। क्या काम करना है, आपने ना R की वैल्यू पुट करनी है, R की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट करें। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा E इज इक्वल टू माइनस साथ चल रहा है Z स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R, जब मैं R की वैल्यू लिखूंगा तो ये एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर ये नीचे आ गया, और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, यानी क्या, Z स्क्वायर पाई M। अब जो चीजें कट सकती हैं उनको काटते। मेरे पास जो इसमें चीज कट सकती है वो है पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब बाकी चीजें देख लें तो आपके पास ये आ जाएगा एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस Z और Z स्क्वायर E की 2 ये E की 4 और साथ क्या आ गया M ओवर ये एप्सिलॉन नॉट ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर साथ H स्क्वायर और N स्क्वायर। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फॉर हाइड्रोजन एटम लूं, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो स्टूडेंट अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए लेंगे तो आपको Z की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1। अगर यहां 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1, तो इसका मतलब ये Z वाला फैक्टर साइड लाइन हो गया। तो आपके पास आ गया E दैट इज इक्वल टू माइनस E4M ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। मैं यहां पे एक और चीज 1 ओवर N स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने ये 1 ओवर N स्क्वायर इसको जरा साइड पे कर दिया, बाकी चीजें इधर लिख दी। अब ये जो मैंने सारी की सारी चीजें लिखी है ना, ये वाली, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है। कैसे, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, E की वैल्यू क्या है पहले भी याद करवा चुका है, इन चीजों को रटा लगा के रखना है। E की वैल्यू हमारे पास है 1.6022 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलम। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वैल्यू, 9.1095 क्रॉस 10 पावर माइनस 31 kg। एप्सिलॉन नॉट कल भी याद करवाई, लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा। एप्सिलॉन नॉट 8.84 क्रॉस 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। एंड H प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड। ये जो मैंने इन कांस्टेंट की वैल्यूज लिखी ना, ये वैल्यूज भी आपसे MCQ में पूछी जा सकती, इनको
अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को यहां पे पुट करें, पुट करने के बाद कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इस सारे का आंसर आएगा आपके पास 2.178 क्रॉस 10 पावर -18 ये आपके पास, तो साथ जाउल आ जाएगा, जाउल पर एटम। ये तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। इस सारे की जगह पे मैंने लिख दिया E that is equal to -2.178 क्रॉस 10 पावर -18 ओवर ये n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर जाउल पर एटम। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आई ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये आ गई जाउल में और एक एटम की बात है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जाउल की बजाय इसे किलो जाउल में लाना चाहता हूं, और एक एटम नहीं, मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, तो मैं इसको किलो जाउल पर मोल में लाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं, अगर आप जाउल को किलो जाउल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 पर डिवाइड करें, यानी आप 1000 पर इसको तकसीम करें। E that is equal to -2.178 10 पावर -18 1000 पर डिवाइड करें, 1000 पर, ये n स्क्वायर तो साथ है ना, तो जब आप 1000 पर डिवाइड करेंगे तो जाउल किलो जाउल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप एक एटम की बजाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम की बात करते हैं, तो इसको फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एंड यू नो द एवोगैड्रो नंबर 6.022 क्रॉस 10 पावर 23। अब जाउल नहीं बल्कि किलो जाउल होगा, एटम नहीं बल्कि मोल होगा। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा E that is equal to -13.315 into n स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। ये किसी भी ऑर्बिट में, En मीन एनी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन, तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड करने का ये, एंड दिस इज रिजर्व्ड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मैंने Z को 1 कहा हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, हर एक एटम के लिए नहीं, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट, ये वो रिलेशन था जिसको हम मालूम करना चाह रहे थे। अब आप आगे बढ़े। कंक्लूजन, मैं आपको ना 3 बातें याद करवाना चाहता हूं, 3 पॉइंट्स याद करवाना चाहता हूं। पहला पॉइंट, मैं ना डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको डिटरमिन करना चाहता हूं। वेरी सिंपल, आप उस ऑर्बिट की n की वैल्यू पुट कर दें। यू नो, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज 1, फॉर सेकंड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज 2, फॉर थर्ड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज 3। व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको हर ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करें, आपके पास उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूं जी कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो माय डियर स्टूडेंट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, यहां 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये यही वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास E1 आ जाएगी। E1 मीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये आपके पास आ जाएगी -13.315 किलो जाउल पर मोल। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सेकंड ऑर्बिट, माय डियर स्टूडेंट, फॉर सेकंड ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, और यहां 2 पुट करें, 2 पुट किया, 2 2 4, इसको 4 पर डिवाइड करो। जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी, आपके पास आंसर आएगा -328.32 किलो जाउल पर मोल। कैलकुलेट कर लें, 13.315, इसको कैलकुलेटर में लिखें, 4 पर डिवाइड करें। 4 कहां से आया? n का स्क्वायर, और n की आपकी वैल्यू क्या ले रहे? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 पर डिवाइड करें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर मैं मालूम करूं फॉर थर्ड ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, माय डियर स्टूडेंट, यहां 3 पुट करें, 3 3 9,
तो आप 13.315 इसको 9 पर डिवाइड करें, आपके पास एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट आ जाएगी। ये याद या कैलकुलेट कर रहे हो या क्रैमिंग कर, रट्टा लगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए बिल्कुल इसी तरह, फोर्थ ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 4 16, इसको 16 पर डिवाइड करें, आपके पास फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू आ, एंड दैट इज -82.08 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली फॉर फिफ्थ ऑर्बिट n is equal to 5, E5 आपके पास क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, इसको 25 पे डिवाइड करें, 13.315 को 25 पे डिवाइड करें, तो आपके पास -52.53 किलो जूल पर मोल, एंड सो ऑन। ऑल दीज वैल्यू आर फॉर हाइड्रोजन एटम। ये बात याद रखें माय डियर स्टूडेंट। अब हम ना यहां से एक मैं आपको कंसेप्चुअली बात समझाना चाह रहा हूं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जरा देखना। अगर आप इन चीजों को एनर्जी और एन इसको आप रिलेट करें तो लिखा हुआ है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n²। अब ये जरा सुनना, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अच्छा एक तो ये बात आपके ज़हन में आए कि एनर्जी और एन का रिलेशन क्या आ गया, इनवर्स। दूसरी बात यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट, ये -7 लिखा हुआ है। अब नेगेटिव के साथ जो जितनी वैल्यू बड़ी होती है एक्चुअली वो छोटी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास -10 है, -30 है, -100 है, अगर मैं कहूं कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, या मैं यूं कहता हूं जी 10 है, 30 है, 100 है, मैं नेगेटिव नहीं लगाता साथ, मैं कहता हूं कौन सी वैल्यू बड़ी, सिंपली आप कहेंगे 100 बड़ी है। लेकिन जब मैं नेगेटिव लगा देता हूं, अब मैं कहता हूं कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो नेगेटिव के साथ जो वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, और ये तीनों में सबसे छोटी है। इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। यानी फिफ्थ ऑर्बिट में जो बात याद रखनी है, फिफ्थ ऑर्बिट उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, फोर्थ में कम है, थर्ड में उससे कम, सेकंड में उससे, और फर्स्ट में, यानी लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट इज लेस देन हायर ऑर्बिट। ये हमें कौन सी बता रही, ये हमें कैलकुलेशन बता रही है। ये मेरे पास न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, एंड सो ऑन। This one is the first orbit. N is equal to 1, N is equal to 2, 3, 4, 5. इसकी एनर्जी E1 -13.315 किलो जूल। दिस वन इज द हाइड्रोजन एटम। इतनी कम है, सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन यहां गया, अब इसकी एनर्जी -328.32 किलो जूल पर मोल। ये कम, ये उससे क्या आ गई, ज्यादा। इसकी एनर्जी -154.92, ये E3 आ गया। ये उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, और इसकी उससे ज्यादा। इसका मतलब है जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे, हायर ऑर्बिट की एनर्जी लोअर ऑर्बिट की निस्बत ज्यादा है। यही वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाता है, ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी अमिट करता है। एनर्जी, फोटोन एनर्जी इज emitted when electron jumps from higher orbit to lower orbit,
एनर्जी एमिट होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में जाना चाहता है, सेकंड से थर्ड में जाना चाहता है, लोअर से हायर में जाना चाहता है, तो इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी इज एब्सॉर्ब। अब कितनी एब्सॉर्ब्ड होगी, कितनी अमिट होगी, ये दोनों ऑर्बिट के दरमियान जहां पे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, उन दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई मालूम कर लें, तो एनर्जी के डिफरेंस से आप बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी वाला फोटोन अमिट हुआ है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एनर्जी और एन इसकी वैल्यू में इनवर्स है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या स्टूडेंट? इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो ई कम होनी चाहिए, ये इनवर्स है। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है, हम वहां क्या है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी भी बढ़ती है, एन की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी भी बढ़ती है, तो यहां तो इनवर्स है। माय डियर स्टूडेंट, आप नेगेटिव को भी देखें ना, नेगेटिव भी लिखा होगा ना, और नेगेटिव जो है वो वैल्यू को चेंज कर देता है। यानी अगर नेगेटिव ना लिखा होता तो मैं कहता कि एनर्जी जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, ऑर्बिट का एन वैल्यू बढ़ती है 1 2 3 4 5, एनर्जी कम होती है अगर मैं नेगेटिव ना हो। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो आप उलट कर दो। उलट क्या करेंगे? अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो दूसरा पॉइंट है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी। यानी मैं जानना चाहता हूं कि ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी एनर्जी E1 वो हम पढ़ के आए हैं। ये है सेकंड ऑर्बिट, इसकी एनर्जी E2। मैं दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस जानना चाहता हूं। तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे? आप करेंगे E2 माइनस E1 निकाल लें। E2, ये काम मैं स्टूडेंट आप पे छोड़ूंगा, कुछ आपको भी काम करना होगा ना। E2 हमने कितनी निकाला है? -328.32। माइनस, मैं यहां माइनस लगाऊंगा, E1 लगाऊंगा तो वो भी है -13, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 13.315। इसको आप कर लें, आपके पास आंसर जो है ना वो रफली 985 किलो जॉल पर मोल आएगा। यानी पहले दोनों हाइड्रोजन एटम में पहले दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा ई, वो है 985 किलो जॉल पर मोल। अब आप सेकंड और थर्ड ऑर्बिट, उसके दरमियान एनर्जी, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट, ये स्टूडेंट आपके पास थर्ड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? E3 कहते हैं। अगर आप इनका डिफरेंस लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा? E3 माइनस E2, डिफरेंस लें, ये मेरे पास आ जाएगा E3 आपके पास आएगा, हमने कैलकुलेट किया -145.92 माइनस, और ये E2 है तो माइनस और माइनस प्लस 328.32। यू हैव टू डिटरमिन द आंसर, कैलकुलेट द आंसर। आप आंसर कैलकुलेट करें। जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 183.36 किलो जॉल पर मोल। इट मींस कि इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का गैप रफली 183 किलो जॉल पर मोल है। पहले दोनों के दरमियान 985, इनके दरमियान 183, कम हो गया एनर्जी गैप। और अगर आप इससे हायर ऑर्बिट में जाएं, दिस वन इज द फोर्थ ऑर्बिट, इसकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे? E4। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान एनर्जी का गैप जानना चाहूं, देखना चाहूं एनर्जी का डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा? E4 माइनस E3। तो माय डियर स्टूडेंट, E4 मेरे पास -82.02 और माइनस प्लस E3 मेरे पास है 145.92। तो आप 145.92 इसमें से इसको माइनस करते हैं।
जब आप माइनस करेंगे तो ये रफली आपके पास 63-64 किलो जॉल पर मोल आ जाए, यानी ये आपके पास आ गया 63 किलो जॉल पर मोल। अब नोट करते जाओ। इस तरह अगर आप फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का गैप, तो आप क्या करोगे, E5 माइनस E4 वैल्यूज पुट करोगे, वो आंसर इससे भी छोटा आएगा। तो अब क्या इससे पता चला, पहले दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का गैप ज्यादा, अगले दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का गैप बहुत कम, फिर और कम, ऊपर और कम। तो सेंटेंस क्या बना, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इन हायर ऑर्बिट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो क्या लिखा, एज वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस in higher orbits the energy difference between adjacent orbits goes on decreasing। और इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि पहले दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस यानी E2 माइनस E1 ये ज्यादा है सेकंड और थर्ड के निस्बत E3 माइनस E2, और ये ज्यादा है E4 माइनस E3 से, और ये ज्यादा है E5 माइनस E4 से। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी है कि आपके पास ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये सेकंड ऑर्बिट एंड सो ऑन, ये ऑर्बिट्स, ये वो लाइन आ गई जिसे मैं इन्फिनिटी कह रहा हूं। तो अब आपने आयोनाइजेशन क्या है, आयोनाइजेशन है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले आए। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी जो गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वेरी सिंपल, ये कौन सा ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ले। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास E1 आपके पास है माइनस 13.315 किलो जॉल पर मोल, और ये क्या है, इन्फिनिटी। तो एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी हमने कितनी कही है, 0, तो आपके पास E इन्फिनिटी दैट इज 0। अब क्या जानना चाहते हैं आप, फर्स्ट ऑर्बिट और इन्फिनिटी इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस जानना चाहते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे आयोनाइजेशन के लिए, और उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं E इन्फिनिटी माइनस E1, E इन्फिनिटी 0 माइनस और माइनस प्लस 13.315 किलो जॉल। तो माय डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास ये आ जाएगा प्लस 13.315 किलो जॉल पर, एंड दिस वन इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने कंसेप्चुअली और बड़ी डिटेल से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रिवॉल्विंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, तो पहले हमने उसकी ना इक्वेशन फाइंड आउट की, और बाद में फिर हमने वेरियस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिटरमिन किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।